हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के उपागमों के बारे में देख रहे थे, उसकी विधियों के बारे में देख रहे थे। अब तक हम लोगों ने सकेंद्रीय विधि और कालक्रम विधि को देखा था और कल हमने उसके अंतर के बारे में देखा था कि कालक्रम विधि क्या है और सकेंद्रीय विधि किस प्रकार के, दोनों में क्या अंतर है। कल हमने प्रकरण विधि को स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने गुरु शरण दास त्यागी की परिभाषा को हमने देखा था कि गुरु शरण दास त्यागी ने कालक्रम विधि को प्रकरण विधि को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो उनकी परिभाषा एक बार हम वापस देख लेते हैं। गुरु शरण दास त्यागी के अनुसार प्रकरण विधि कालक्रम विधियों को प्रयोग में लाने का एक मार्ग है। प्रकरण विधि कालक्रम विधि को प्रयोग में कालक्रम विधि को प्रयोग में लाने का एक मार्ग है। कालक्रम विधि के अनुसार समस्त इतिहास को इस विधि के अनुसार समस्त इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित कर दिया जाता है। इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित कर दिया विभिन्न कालों में विभाजित कर दिया जाता है तथा कालों को छोटे छोटे विभिन्न भागों में तथा कालों को छोटे छोटे विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। विभिन्न कालों में बांट दिया जाता है और इन विभिन्न भागों को तथा विभिन्न भागों को इन विभिन्न भागों को प्रकरण के नाम से पुकारा जाता है। प्रकरण के
ठीक है। गुणशरण न्यास तैयारी के अनुसार कल भी हमने इस परिभाषा को देखा था और वापस रिपीट करने के लिए कि कालक्रम विधि को ही इसमें प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें कि इतिहास को पहले कालों में विभाजित किया जाता है, विभिन्न कालों में इसको विभाजित किया जाता है, कालक्रम के अनुसार इसे विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर इसको जब विभाजित किया जाता है तो उसके बाद इन्हीं कालों को, जो ये कालक्रम विधि इसमें पुनः इन्हीं कालों को वापस छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है और यही छोटे भाग जो है वो प्रकरण विधि कहलाते हैं। अर्थात कि विषय वस्तु को सरल करने के लिए, उसकी समग्रता को पूर्ण करने के लिए, विषय वस्तु को पूर्ण करने के लिए ये विधि एक प्रकार से कारगर विधि है, जिसमें कि काल के क्रम के अनुसार ही अगर इतिहास बालक के सामने रखा जाता है या हम संकलित करते हैं तो एक से एक घटना, मतलब कि क्रमबद्ध घटनाओं का हमें पता चलता है। उसके बाद में उन्हीं को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि एक घटना घटित हुई तो उसके साथ में और भी कई उसके पक्ष जुड़े हुए होते हैं, तो इन सभी पक्षों को उस एक घटना के अंतर्गत स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसके स्थान के लिए फिर पुनः छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि इतिहास की समग्रता या पूर्णता बनी रहे और इन्हीं छोटे भागों को प्रकरण नाम दिया गया है। यही गुणशरण त्यागी ने भी प्रकरण विधि को इसी तरह से समझाने का प्रयास किया है। प्रकरण विधि के समीक्षा अगर हम करते हैं, क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि ये विधि बहुत कारगर और उपयोगी विधि है, या यूं कहें कि जो इस समय हमारे विद्यालयों में चलता है वो इसी प्रकरण विधि पे आधारित इतिहास है। तो अब इसके, क्योंकि हर चीज को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति अध्यापक के सामने भी आ जाती है कि पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय या बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है, पर वहां पे भी निर्धारित करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। हो सकता है कि सारे जो विचारधाराएं हैं या सारा परिप्रेक्ष्य अध्यापक तक ना पहुंच पाए, या उसको किस उद्देश्य से या किस विचारधारा से उस तथ्य को किस स्थान पर रखा गया है, इसको समझना हो सकता है कि कभी कभी अध्यापक को बात न समझ में, लेकिन अगर उसे ये पता है कि कालक्रम विधि क्या है, किस प्रकार से उसको अलग अलग और छोटे भागों में बांटा गया है, तो एक के साथ जैसे कि एक कहना चाहिए कि इकाई या प्रकरण है या इकाई है कि जिसके अंतर्गत मुगल काल को पढ़ाया जाता है। अब छठी या सातवीं क्लास की उसमें है कि मुगल काल के अंतर्गत बाबर से लेके और क्या कहना चाहिए कि औरंगजेब तक के इतिहास को उसके अंतर्गत लिखा गया है, लेकिन उसके साथ में शेरशाह सूरी को भी लिया गया और महाराणा प्रताप को भी लिया गया। अर्थात क्योंकि मुगल काल में ये दो नहीं आते, लेकिन प्रकरण विधि इस चीज का समर्थन करती है। इनकी प्रकरण विधि की वजह से वो, क्योंकि उसी काल के क्रम के बीच में शेरशाह सूरी का भी शासनकाल आता है, महाराणा प्रताप का भी शासनकाल आता है, और इन मुगल कालों के ऊपर शेरशाह सूरी और महाराणा प्रताप का एक गहरा प्रभाव या गहरी छाप देखी गई है। उनके संघर्ष की कहानी इसके अंतर्गत हमको पढ़ने को मिली। अगर हम इसे सिर्फ कालक्रम विधि के हिसाब से लेते हैं तो मुगल काल आ गया, यानी कि मुगल काल। अब उसमें न तो शेरशाह को लेंगे क्योंकि शेरशाह मुगल काल का नहीं है, और न ही हम महाराणा प्रताप को लेंगे क्योंकि ये दोनों मुगल वंश के नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ उस काल के उसमें जब एक घटनाक्रम में चल रहा है, मुगल काल के उसमें चल रहा है, तो वो उसी के साथ में निकलकर चला जाएगा। बेशक वो उसी काल के हैं, लेकिन उससे संबंधित पक्ष, मतलब कि उससे संबंधित नहीं होने की वजह से उस साइड में निकल जाते हैं। केवल इतना सा कि प्रताप का संघर्ष, अकबर का संघर्ष प्रताप से रहा और शेरशाह सूरी का हुमायूं को हराने में या हुमायूं से शासन लेना और फिर पुनः हुमायूं का उसको हरा के वापस शासन लेना में इतना। लेकिन उन दोनों की राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी, उनकी विचारधाराएं क्या थी, वो चीज इसके अंतर्गत नहीं आती। लेकिन प्रकरण विधि में ये चीजें आती है, इसीलिए प्रकरण विधि के बारे में ये कि कालक्रम विधि के दोषों को दूर करने का कार्य प्रकरण विधि करती है। अब इसकी समीक्षा को जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसके गुण।
विस्तृत विवेचन, यानी कि उसमें विस्तृत जानकारी इसके अंतर्गत आती है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि हम मुगल काल को पढ़ा रहे हैं। तो जब हम काल के अनुसार लेते हैं तो मुगल काल का जब एक क्रम चलता है तो हम उसी में लेकर चले जाते हैं। महाराणा प्रताप और शेरशाह सूरी का नाम आएगा जरूर, लेकिन हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन प्रकरण विधि में ये विस्तृत ज्ञान की समस्त संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। अगली बात है तथ्यों को ग्रहण करने में सरलता। तथ्यों को ग्रहण करने में सरलता। ठीक है, तथ्यों को ग्रहण करने में सरलता, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है तो हर चीज को छोटे उसमें समझना आसान होता है, सरल हो जाता है। विषय वस्तु का जो काठिन्य स्तर है वो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी हो जाता है, सरल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ग्रहण करना या समझना आसान हो जाता है। फिर समय ज्ञान का विकास। समय ज्ञान का विकास, ठीक है ना, समय ज्ञान का विकास, क्योंकि समय का ज्ञान, क्योंकि यहाँ क्रम के अनुसार चलता है, काल को क्रम के अनुसार, तो वो उसी काल क्रम को प्रकरण में बांटा गया है, जिससे इस समय की जानकारी या समय के अनुसार कौन सी घटना किस तरह से घटी उसकी जानकारी या कब घटी उसका पता चलता है, उसे समझना आसान होता है। फिर अध्यापक के लिए लाभदायक। अध्यापक के लिए लाभदायक, यानी कि अध्यापक के लिए ये लाभदायक व्यवस्था होती है, क्योंकि अध्यापक को ये छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर बालक के सामने जाना होता है, जो कि एक सरल विषय वस्तु हो जाती है। और बालक अध्यापक के लिए स्वयं के आत्मविश्वास के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरा, छात्रों को समझाने के लिए लाभदायक है, छात्र के अधिगम के लिए लाभदायक हो जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन बना रहता है, अनुशासन की समस्या नहीं होती है, इसीलिए अध्यापक के लिए लाभदायक। इसके साथ इन गुणों के साथ में, क्योंकि हर चीज में गुण ही विद्यमान हो ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ दोष भी पाए गए हैं जिसको ध्यान में रखना या उसके बारे में हमें जानकारी होना अनिवार्य है। क्योंकि कई बार प्रकरण विधि का प्रकरण विधि के हिसाब से अगर पाठ्यक्रम हमारे सामने है तो हमें कुछ चीज वो चीज वहां पर सही नहीं लग रही है, कुछ कमी लग रही है, तो हमें इन दोषों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि अध्यापक अपनी योजना के अंदर उस दोष को नियंत्रित कर सके। तो पहली चीज इसमें कालक्रम को भंग किए गए प्रकरणों का काल क्रम को भंग किए गए प्रकरणों का भंग किए गए प्रकरणों का चयन नहीं किया जाता है, चयन नहीं किया जाता है, तो और कठिन अवबोध ठीक से नहीं होगा। ठीक है, कार्यक्रम विधि में भंग किए गए प्रकरणों को नहीं लिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मुगल काल है ना, मुगल काल में हम चले बाबर, हुमायूं,
लीजिए, हुमायूं के साथ में आता है शेरशाह, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है और ये कई बार देखने में भी आता है कि जब मुगल काल शुरू हुआ है तो यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर निरंतर रूप से औरंगजेब तक हम लेते, बहादुर शाह जफर तक हम लेते चले। लेकिन यहाँ बीच में जो इस मुगल काल को प्रभावित करने वाले शासक थे, शेरशाह सूरी, इधर महाराणा प्रताप, इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, या इनको नहीं लिया जाता है, या फिर इन्हीं के बीच में इनको ले लिया जाता है, जिससे कि शेरशाह सूरी और प्रताप का महत्व इनके आगे खत्म हो चला जाता है। यानी कि ये इनकी जो महत्ता होनी चाहिए वो महत्व यहाँ पर टूट जाता है। इसीलिए कालक्रम विधि में भंग किए गए प्रकरण, ये दोनों भंग किए गए प्रकरण है। क्यों कि हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह ने हुमायूं को हराकर और राज्य गद्दी हासिल वापस अपना शासन अधिपति किया था, और फिर हुमायूं ने पुनः शेरशाह को हराकर और शासन पुनः उससे हथियाया। तो कहने का मतलब ये जो है मुगल काल को के इतिहास को भंग करने वाला प्रकरण है। लेकिन इसको हुमायूं की महत्ता या मुगल काल की महत्ता तुलना में शेरशाह को बहुत कम महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से ये एक क्रम टूट जाता है और सही अधिगम या सही जानकारी मार्गों तक नहीं पहुंचती है। अगली बात, जो दूसरा इसमें सबसे बड़ा दोष है वह है इतिहास की घटनाएं परस्पर संबंधित होती हैं, इतिहास की घटनाएं परस्पर संबंधित होती हैं यदि इस संबंध का ध्यान नहीं रखा जाए, यदि इस संबंध का ध्यान नहीं रखा जाए तो छात्र को गलत अवबोध हो, छात्र को गलत अवबोध हो जाए, ठीक है ना। इतिहास की घटनाओं को परस्पर संबंधित होती है। हुमायूं, शेरशाह, प्रताप, अकबर, यानी कि इनके काल में जो भी घटनाएं घटित हुई ये आपस में एक दूसरे से संबंध रखती थी। अगर इसको ध्यान में न रखा जाए, जैसे कि हुमायूं के मुगल काल को पढ़ाने में शेरशाह को बहुत कम महत्व दिया जाता है, जिससे कि बालकों को जो एक सही जानकारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अकबर के बाद महाराणा प्रताप के बारे में भी एक तरह से कहा जाए कि बहुत अधिक सूचनाएं ये तो दी जाती है, लेकिन हो सकता है कि कुछ पक्ष उसमें प्रताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां वहां पर छूट जाती हैं। अकबर को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में कुछ जानकारियां वहां पर छूट जाती हैं, जिसकी वजह से सही जानकारी छात्रों तक नहीं पहुंचती। इसीलिए इतिहास की घटनाएं जो है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और इस संबंध को अगर ध्यान नहीं रखा जाता है तो ये निश्चित है कि बालकों के अवबोध में कमी रहेगी, ज्ञान में कमी रहेगी, या फिर गलत
वो बालकों को हो सकता है। अर्थात कि प्रकरण विधि में एक तरह से देखा जाए कि इन दो दोषों को अगर हम नियंत्रित कर लें कि इसमें प्रकरणों का चयन क्या मतलब जो ये कहा जाए कि कालक्रम को भंग करने वाले जो प्रकरण है पहले तो उनका ठीक से चयन कर लिया जाए, दूसरा जो संबंधित घटनाएं हैं उनको भी ठीक से प्रस्तुत किया जाए, तो प्रकरण विधि जितनी प्रभावी और उपयोगी विधि कोई नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रकरण विधि का उपयोग पाठ्यक्रम निर्माण में किया जाता है, या फिर यह भी एक प्रभावी और उपयोगी उपागम है। उसके बाद हम देखते हैं जीवन गाथा विधि। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है जीवन गाथा विधि। ठीक है, जीवन गाथा विधि क्या है? जीवन धन गाथा, जीवन की गाथा, जीवन का गीत, जीवन के बारे में कथा करना, वही जीवन गाथा। यानी कि किसी एक व्यक्ति के जीवन और उसके चरित्र के बारे में लिखा कहा पढ़ा जाना जीवन गाथा विधि कहलाता है। अब आम आदमी के, आपके और हमारी तो कोई जीवन गाथा नहीं होगी, क्योंकि हमने समाज के किसी भी पक्ष को, किसी भी क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन जीवन गाथा विधि उन्हीं के जीवनी पर आधारित होती है, उन्हीं के चारित्रिक विशेषताओं पर आधारित होती हैं जिन्होंने समाज को प्रभावित किया होता है, या उनके क्रियाकलापों के द्वारा, उनके विचारों से समाज राष्ट्र की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जीवन चरित्र के बारे में वर्णन करना, कहना, सुनना जीवन गाथा विधि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ये सब क्या है? ये वे चरित्र हैं या ये वे व्यक्ति हैं जिनके जीवन के बारे में हम कहना सुनना पसंद करते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी को हम प्राप्त करना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्होंने समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, समाज को एक दिशा प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। रिया चक्रवर्ती या कंगना रनौत की तरह नहीं कि जिन्होंने जो कुछ किया, क्या नहीं किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनकी वजह से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात कि कोई भी उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर अगर सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, इनके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो हर कोई उसमें इंटरेस्ट लेगा, हर कोई उसमें रुचि लेगा, उसको जानना सुनना पसंद करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जीवन गाथा विधि वह विधि है जिसमें कि किसी व्यक्ति, विदेश महापुरुष जिसको हम कह सकते हैं, उनकी चारित्रिक गुण, चारित्रिक विशेषताओं, क्रियाकलापों के बारे में कहा सुना पढ़ा जाता है, वही विधि जीवन गाथा विधि कहलाती है। इस विधि के प्रवर्तक जो थे वो थे इस विधि के प्रवर्तक थे कार्लाइल। कार्लाइल ने इस विधि का समर्थन किया, या इस विधि के प्रवर्तक ने इस विधि को हमारे सामने प्रस्तुत करने का श्रेय कार्लाइल को जाता है, जिन्होंने कि जीवन गाथा विधि के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने क्या कहा है? कार्लाइल के शब्दों में दो तरह से उन्होंने इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। पहला है इतिहास महान व्यक्तियों की आत्मकथा है। इतिहास महान व्यक्तियों की आत्मकथा है। ठीक है ना? इतिहास क्या है? महान व्यक्तियों की आत्मकथा ही जीवन गाथा विधि है। दूसरी तरह से इन्होंने इसको परिभाषित किया है कि सामान्य पुरुष भेड़ के उस झुंड के समान है। ये परिभाषित दृष्टिकोण से है, और ये बात उन्होंने इसकी व्याख्यात्मक विचारधारा रखी है। तो उसके अनुसार सामान्य
व्यक्ति उस सामान्य व्यक्ति या पुरुष भेड़ों के झुंड के समान है और महापुरुष उन शिकारी कुत्तों के समान है कुत्तों के समान है जो भेड़ों की रक्षा करता है, जो भेड़ों की रक्षा करता, ठीक है ना। सामान्य पुरुष भेड़ों के उस झुंड के समान है और सामान्य पुरुष उन शिकारी कुत्तों के समान है जो भेड़ों की रक्षा करता है। अर्थात कि एक सामान्य पुरुष को कार्लाइल ने एक भेड़ों के झुंड के समान परिभाषित किया है या कहा है कि वो एक भेड़ के झुंड है जो एक तरफ जो एक व्यक्ति चल गया सब उसके पीछे। जैसे भेड़ होती है कि एक भेड़ जिस तरफ चलती है सारी उसी तरफ चल देती है। मानव प्रकृति है कि एक जना किसी तरफ जा रहा है तो हम सभी उसी तरफ निकल जाते हैं, हम दूसरे रास्ते को देखने का प्रयास या इच्छा भी नहीं रखते हैं। जिस एग्जाम्पल देखिए या आज की युवा पीढ़ी में ये चीज अधिकांश देखिए कि एक क्लास के 50 स्टूडेंट है, 50 में से 20-25 बच्चे हैं जो आपस में कुछ अच्छे से संबंध रखते हैं। उनमें से किसी एक ने साइंस लिया है तो सारे के सारे उसी साइंस की तरफ जाएंगे, कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ नहीं देखेंगे। भले ही चाहे आपकी एबिलिटी जो है वो कॉमर्स में दिखा रही है या आर्ट्स में दिखा रही है, लेकिन आप वहाँ नहीं जाएंगे। भेड़ की झुंड की तरह वो एक तरफ निकल जाते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो किशोरावस्था के बालकों का है, लेकिन आप और हमें भी यही चीज हमें देखने को मिलती है कि हम लोग एक झुंड की तरफ एक साथ निकल पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है या क्या लाभदायक है या नहीं, लेकिन हम एक भेड़ के झुंड की तरह निकल जाते हैं। लेकिन महापुरुष उन शिकारी कुत्तों की तरह है जो इन भेड़ों की रक्षा करता है, क्योंकि कुत्ता होता है वो भेड़ों की चारों तरफ घूमता और उनको नियंत्रित रखने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक हुंकार भरी पूरी जनता उनके पीछे निकल गई, यानी कि अंग्रेजों से सुरक्षा का कार्य किया महात्मा गांधी। यही ऐसे ही व्यक्तियों के जीवन चरित्र का वर्णन जो है वो जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि के अंतर्गत कहा सुना जाता है। ठीक है, इसका समीक्षात्मक जब विचारधारा करते हैं कि इसकी जो है गुणों की तो क्या इसका आलोचना, क्योंकि जीवन गाथा विधि में निश्चित है कि इसमें गुण कम, इनकी आलोचनात्मक पक्ष इसके ज्यादा देखने में आते हैं, इसीलिए हम इनकी आलोचनात्मक पक्षों पर ही विचार करेंगे। चलिए इसको हम आज हमने जीवन गाथा विधि के अर्थ को समझा, ये क्या है इसको समझा है। कल के वीडियो में हम इसकी आलोचनात्मक समीक्षा और ध्यान देने योग्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हम प्रकरण यहीं तक रखते हैं और इसी के आधार पर एक प्रश्न आपको करना है कि प्रकरण विधि इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण में इतिहास पाठ्यक्रम
निर्माण में प्रकरण विधि को समझाएं। ठीक है, इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण में प्रकरण विधि को और प्रकरण विधि अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।